अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 186 माँ से मिलन। लैला अरमान के उस गोरे पुलिस से ऐसे उलझने पर कुछ परेशान तो हुई थी, लेकिन उसे इस बात की खुशी थी कि फाइनली उसने ये मामला सुलझा लिया था। पुलिस के जाने के बाद लैला और अरमान भी एग्जिट की तरफ बढ़ गए। तब लैला ने न चाहते हुए भी अरमान से पूछा, उससे इतना उलझने की क्या जरूरत थी भला? तब अरमान ने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया, अरे मैम, आप इन लोगों को नहीं जानती। इन लोगों से थोड़ा न चढ़ के बात करना जरूरी होता है, वरना इंडियंस के लिए अपने दिल में इतनी नफरत रखते हैं कि कुछ न कर सके तो मेंटली हरास करके ही अपनी खुन्नस निकालते हैं। हालांकि लैला उसके इस तर्क से ज्यादा सहमत नहीं थी, लेकिन उसने अरमान की इस बात पर उसे कुछ भी नहीं कहा। अरमान का उसके पीछे पीछे लगा होना अब लैला को खींच दिला रहा था। कहीं न कहीं ये बात कबीर को भी महसूस हो चुकी थी। इसीलिए जैसे ही उन्हें एयरपोर्ट से होटल जाने के लिए कार मिली, कबीर ने अरमान के कुछ कहने से पहले ही क्रू हेड बंसल से कहा, बंसल साहब, इस कार में मैं और लैला ही साथ जाएंगे। कबीर के इतना कहते ही जैसे बंसल भी उसकी बात समझ गया था, उसने जवाब में कहा, ओके सर, और फिर अरमान की तरफ मुड़ते हुए बोला, अरमान तुम मेरे साथ चलो, मेरी कार में आ जाओ। बंसल का इतना कहना था कि अरमान ने जल्दी से कहा, लेकिन बंसल सर, मुझे सहगल सर ने लैला मैम के साथ रहने को। अभी वो अपनी बात कह ही रहा था कि कबीर ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, देखो अरमान, हमें अच्छे से पता है कि तुम एक बहुत ही टैलेंटेड लड़के हो, लेकिन तुम ये शायद भूल रहे हो कि तुम यहाँ लैला के असिस्टेंट बनकर नहीं, बल्कि इस फिल्म की सेकंड लीड के तौर पे आए हो। आई मीन, यूं इस तरह लैला के पीछे पीछे रहना तुम्हारे कैरेक्टर को बहुत हल्का कर रहा है। तुम समझ रहे हो ना कि मैं क्या कह रहा हूं? कबीर ने उसे अपनी बात इस तरह से समझाई कि फिर अरमान और कुछ भी नहीं कह पाया। वो चुपचाप वहां से हटकर उस कार की तरफ बढ़ गया जिसमें बंसल को जाना था। उसके जाते ही लैला ने भी कबीर वाली कार में बैठते हुए एक गहरी सांस ली और फिर कबीर से कहा, थैंक यू सो मच कबीर सर। इस लड़के ने तो इतनी देर से मेरे आगे पीछे करके इरिटेट कर दिया मुझे। उसकी इस बात पर कबीर ने हंसते हुए कहा, ये सब तुम्हारी मैजिकल पर्सनालिटी का कमाल है। ये सुनकर लैला कुछ छेपते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है सर, पता नहीं सहगल साहब को क्या सूझी कि उन्होंने इसे मुझे असिस्ट करने की ड्यूटी दे दी। तब कबीर ने कहा, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें ज्यादा परेशानी लगे तो तुम इसे साफ तौर पर मना भी कर सकती हो। लैला ने धीरे से सिर हिलाकर हामी भर दी। काफी देर तक सोने के बाद जब सुलोचना ताई की आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि सुहाना यूं ही उनके पास फर्श पर बैठी बैठी सो गई थी। उन्होंने उसे प्यार से देखते हुए अपने थरथराते हाथों से हल्के से छूना चाहा। तभी ठीक उसी पल सुहाना की भी आंखें खुल गईं। उसने एकदम से हड़बड़ाते हुए उठकर पूछा, माँ क्या हुआ, कुछ चाहिए क्या? उसे इस तरह परेशान होते हुए देखकर सुलोचना जी ने इनकार में सिर हिलाया और फिर धीरे से बोली, तू भी क्या सोचती होगी, इतने सालों बाद माँ मिली भी तो मुझसे ऐसे सेवा करवाने के लिए। उनकी बात सुनकर सुहाना ने तड़प कर उनकी तरफ देखा और एकदम से उनका हाथ थामते हुए बोली, आप कैसी बातें कर रही हो माँ? आपके साथ इन पलों के लिए तो मैं बचपन से तरसती आई हूँ। हाँ, मुझे इस बात का अफसोस है कि आप मुझे इस हालत में मिली, क्योंकि मुझे आपसे अपने बचपन से लेकर अब तक की ढेर सारी बातें करनी थी। आपके साथ घूमने जाना था, आपका हाथ थामकर अपनी जिद्दें पूरी करवानी थी। कहते हुए उसने सुलोचना जी की हथेली को अपने हाथों में भींच लिया, फिर नजरें झुकाए हुए बोली, मानती हूं कि मैं भी आपके साथ अपने वो सब छूटे हुए पल नहीं जी सकती, लेकिन मेरे लिए यही बहुत है माँ कि आप मेरे पास हो। आपके होने का एहसास मेरे साथ है, और उन पलों का क्या है, आप जल्दी जल्दी ठीक हो जाइए, फिर हम वो अपने सारे छूटे हुए पल जिएंगे जो बचपन से लेकर आज तक मेरे मन में खालीपन का एहसास लिए बैठे हैं। ये कहकर सुहाना ने चुपके से अपने आंसुओं को पोंछा। तब सुलोचना जी ने उसे हाथ के इशारे से अपने पास बुलाया और सुहाना उस एक पल में इतनी इमोशनल हो गई कि वो सुलोचना ताई के सीने से जा लगी।
दोनों काफी देर तक एक दूसरे के पास यूं ही लगे रहे। तभी सुहाना ने अपनी आंखें बंद किए हुए पूछा, इतने दिनों में क्या आपको कभी मेरी याद नहीं आई माँ? ये सुनते ही सुलोचना जी ने अपनी आंखें बंद कर ली और कहा, ये पूछो कि तुम्हारी याद कब नहीं आई, लेकिन मैं मजबूर पड़ गई थी बेटा। तुम्हारे अच्छे फ्यूचर का मोह मेरी ममता पर भारी पड़ गया था, इसीलिए ना चाहते हुए भी मुझे तुम्हें खुद से दूर करना पड़ गया। ये सुनकर सुहाना ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, काश माँ मैं आपको समझा सकती कि किसी बच्चे के लिए उसके बचपन में उसकी माँ से ज्यादा कुछ भी जरूरी नहीं होता, कुछ भी नहीं। ये सुनकर सुलोचना जी एकदम से जैसे तड़प कर रह गईं। हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटा। तुझे इस तरह से तड़पता हुआ देखकर अब मुझे एहसास हो रहा है कि शायद उस वक्त मैंने फैसला लेने में कोई गलती कर दी। सुहाना ने मां को ऐसे शर्मिंदा सा देखा तो फिर जल्दी से संभालती हुई बोली, नहीं मां, आपने कोई गलती नहीं की। मैंने कहा ना, उन छूटे हुए पलों को दोबारा से जिएंगे। बस एक बार आप मेरे खातिर जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ। ये सुनकर सुलोचना जी ने उसे एक बार फिर से अपने सीने से लगा लिया। सुजॉय सुलोचना ताई के बिल पेमेंट के लिए कुछ पेपर्स लेने सिटी हॉस्पिटल आया हुआ था। डिस्चार्ज के वक्त उन पेपर्स को बनने में टाइम लगना था, इसीलिए सुजॉय ने दोबारा से आकर वो पेपर कलेक्ट करने की जिम्मेदारी खुद ही ले ली थी। पेपर्स लेकर वो बस निकलने को ही था कि तभी उसे डॉक्टर्स के केबिन के पास जेनी नजर आ गई। सुजॉय ने उसे देखते ही वहां से उसे इग्नोर करके खामोशी से निकल जाना चाहा, लेकिन जेनी एकदम से उसके सामने आकर बोली, हेलो सुजॉय, ले लिए सारे डॉक्यूमेंट्स? सुजॉय ने लिए दिए अंदाज में जवाब दिया, हाँ। तब जेनी ने उसके चेहरे को गौर से देखते हुए तंज भरे लहजे में कहा, मान लिया कि सुहाना इमेच्योर है, उसे किसी बात की उतनी समझ नहीं, लेकिन तुम तो समझदार हो। तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आई कि इतने सीरियस पेशेंट को घर पर शिफ्ट करना सरासर बेवकूफी है, और ये केस तुमने मेरे हाथ से लेकर डॉक्टर आहूजा को दे दिया। तुम शायद भूल रहे हो कि मेरी एक्सपीरियंस के आगे डॉक्टर आहूजा की एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है। उसकी पूरी बात सुनकर सुजॉय ने एकदम कॉन्फिडेंट लहजे में कहा, मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि तुम कितनी एक्सपीरियंस्ड और काबिल डॉक्टर हो। इनफैक्ट ये तो मुझे उसी दिन पता चल गया था जब तुमने पेशेंट के बारे में ये कहा था कि वो कुछ दिन की मेहमान है, इसीलिए उसके पीछे अपना वक्त बर्बाद करना बेवकूफी है। और रहा सवाल उन्हें घर ले जाने का, तो ये उनका पर्सनल डिसीजन था, जिसे मेरा या तुम्हारा समझ पाना मुश्किल है। जेनी दांत पीसती हुई उसकी बातें सुन रही थी। सुजॉय उसके एक्सप्रेशंस देखते हुए आगे बोला, और एक बात, एक डॉक्टर की काबिलियत इसमें नहीं कि उसे कितना एक्सपीरियंस है, बल्कि इसमें है कि उसे जितना भी एक्सपीरियंस है उससे वो अपने पेशेंट का कितना भला कर सकता है, या फिर पेशेंट की बीमारी के लिए उसका रवैया कैसा है। सुजॉय बोले जा रहा था और जेनी गुस्से से उसकी तरफ देखे जा रही थी। तब सुजॉय ने एक फीकी सी हंसी हंसते हुए कहा, खैर ये सारी बातें तुम नहीं समझोगी, इसीलिए चलता हूं, बाय। कहकर वो वहां से तेजी से निकल गया। पीछे जेनी यूं ही खड़ी की खड़ी रह गई। होटल पहुंचने के बाद सबको रूम्स वगैरह अलॉट हो गए। लैला भी अपने बैग्स अरेंज कर ही रही थी कि तभी दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। उसने बैग्स यूं ही खुले छोड़कर दरवाजा खोला तो सामने फिर से अरमान खड़ा था। उसे देखते ही लैला के चेहरे पर एक नागवारी सी आ गई। उसने पूछा, यस? अरमान ने कुछ हिचकिचाते हुए अंदर की तरफ झांकते हुए जवाब दिया, वो मैम, मैं ये पूछने आया था कि आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं? ये सुनते ही लैला का सब्र जवाब दे गया, लुक अरमान, मैं कोई पहली बार शूटिंग पर नहीं आई हूँ, या फिर मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ कि जिसे ये नहीं पता कि किसी चीज की जरूरत पड़ने पर किसे कांटेक्ट करना चाहिए। इसीलिए आइंदा के लिए मैं यही कहूंगी कि इस तरह बार बार मुझे असिस्ट करने के नाम पर मुझे परेशान करना बंद कर दो, वरना मुझे सहगल साहब से शिकायत करने में थोड़ी भी देर नहीं लगेगी। लैला का ऐसे गुस्से वाला रूप देखकर अरमान ने सर झुकाते हुए सॉरी कहा और फिर बोला, मैं तो बस सहगल सर के कहने पर आपका ख्याल रख रहा था। लैला ने उसकी बात सुनकर बेसाख्ता कहा,
इसे ध्यान रखना नहीं कहते अरमान, इसे परेशान करना कहते हैं। अरमान एक बार फिर सॉरी कहकर वहाँ से तेजी से चला गया। अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। उसके जाते ही लैला ने दरवाजा बंद किया और सोच में पड़ गई। जितनी देर भी अरमान उसके दरवाजे के सामने रहा था, उतनी देर लैला ने महसूस किया कि उसकी नजरें लगातार अंदर बेड पर रखे सामान की तरफ ही टिकी थी। उसने मन ही मन सोचा, ये लड़का हर बार ये कहकर मिलता है कि उसे सहगल साहब ने मुझे असिस्ट करने के लिए कहा है, जबकि उसकी हरकतों से ऐसा लगता है कि इसके मेरे पीछे रहने की सिर्फ वही वजह नहीं है। फिर आखिर क्या वजह है जो ये इस तरह से बिहेव कर रहा है? लैला सोचते हुए अपने बाकी सामान को अरेंज करने लगी। पाहूजा साहब अपने कमरे में बैठे हुए थे और तभी लतिका जी ने कमरे में आते ही गुस्से से कहा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कसम तो टूट ही गई ना आपकी। उन्हें इस तरह से गुस्से में देखकर पाहूजा साहब ने उन्हें नागवारी से देखा और फिर बोले, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता लतिका। तुम्हारी इस चित भी मेरी पट भी मेरी वाली आदत की वजह से ही आज हालात इतने खराब हुए हैं। लेकिन लतिका जी उनकी बातों को अनसुना करते हुए बोली, फाइनली उस लड़की को अपनी असली माँ के बारे में पता चल ही गया, और इतना ही नहीं, वो लड़की उस डायन को अपने घर ले गई है। अब तो मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दो, दुनिया को जब इसके बारे में पता चलेगा तो तुम किस किस का मुंह बंद करोगे, या फिर उन सबको जाकर अपनी सच्चाई बता दोगे कि गुजरे जमाने में तुमने कैसी कैसी रंगीनियां जी हैं? लतिका जी का लहजा काफी डेरोगेटरी था। पाहूजा साहब ने एक गहरी सांस लेते हुए अपने गुस्से को शांत किया और फिर बोले, एक सच्चाई छुपाने के लिए 19 साल काफी होते हैं, लेकिन अगर इतने अरसे बाद भी कोई राज निकल कर आ रहा है तो उसकी कोई तो वजह होगी। ये सुनकर लतिका जी ने गुस्से से कहा, तो सीधे सीधे जाकर दुनिया में अपनी आशिकी के डंके क्यों नहीं पिटवा देते? फिर मैं भी देखती हूँ ये इज्जत, ये शोहरत, ये सोसाइटी में मिलने वाली वैल्यू तब भी वैसी की वैसी ही रहती है या नहीं। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो अजीत, तुम भले ही अपनी इज्जत की कोई परवाह न करते हो, लेकिन मैं तुम्हारी वजह से सोसाइटी में खुद को नीचा होते हुए नहीं देख सकती। इसीलिए तुम उन दोनों माँ बेटी को अच्छे से समझा दो कि अगर ये बात बाहर आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पाहूजा साहब ने पूरे ध्यान से उनकी बात सुनी और फिर कहा, जब मैंने उनसे जुड़ी जिम्मेदारियां ढंग से पूरी नहीं की लतिका, तो किस मुंह से मैं उनसे यह अधिकार मांग लूं? वैसे तुम बेफिक्र रहो, मुझे सुहाना पर पूरा यकीन है, वो ऐसा कोई भी काम नहीं करेगी जिससे कि उसे पाहूजा परिवार पर कोई भी आंच आने का डर हो। ये सुनकर लतिका जी ने उन्हें घूरते हुए देखा और बोली, तुम तीनों के लिए यही बेहतर होगा, और फिर वहां से तेजी से निकल गई। लंच के वक्त डाइनिंग हॉल में बैठी लैला अभी खाना खा ही रही थी कि तभी अरमान ने लैला को कॉर्डलेस लाकर देते हुए कहा, फोन पर सहगल साहब हैं, आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। लैला ने हामी भरते हुए अपने हाथ टिश्यू से पहुंचे और फिर कॉर्डलेस थामकर हेलो कहा। उधर से सहगल साहब की गंभीर आवाज उभरी, तो मिस लैला, कैसा रहा सफर? लैला ने जवाब देते हुए आगे कहा, वो एयरपोर्ट पर आपके किसी आदमी ने मुझे एक मिठाई का बॉक्स दिया था, तो मैं उसे अरमान को दे दूं? सहगल ने एकदम से मना करते हुए कहा, मैं उसी के बारे में तुमसे बात करना चाह रहा था। दरअसल वो मिठाई मुझे मेरी बहन के यहाँ पहुँचवानी है। तुम्हारी बात भी सही है कि ये अरमान भी पहुँचा सकता है, लेकिन मेरी बहन तुम्हारी बहुत बड़ी फैन है, इसीलिए मैंने ये सोचा कि अगर तुम ये बॉक्स उसके यहाँ लेकर चली जाओ तो बहुत अच्छा लगेगा। अगर तुम्हें सही लगे तो तुम वो बॉक्स लेकर ड्राइवर के साथ मेरी बहन मुमताज के घर जा सकती हो। सहगल साहब ने ये बात कुछ इस तरह से कही कि लैला बिल्कुल मना ही नहीं कर पाई। उसे खामोश देखकर सहगल ने उधर से पूछा, तुम अगर कंफर्टेबल नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी बहन इंडिया से इतनी दूर है और उसे इंडिया से उतना ही ज्यादा लगाव है, इस वजह से तुमसे मिलकर उसे काफी खुशी होगी और मैं बस उसे खुशी देना चाह रहा था। लेकिन अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो कोई बात नहीं है, मैं किसी और के हाथ से भिजवा दूंगा। लैला ये सुनते ही जल्दी से बोली, नहीं सहगल सर, इट्स ओके, मैं मिल आऊंगी मुमताज से। कहकर
उसने कॉल कट करके कॉर्डलेस वापस अरमान की तरफ बढ़ा दिया। तब अरमान ने कहा, 1 घंटे में ड्राइवर नीचे आ जाएगा। आप जब जाने के लिए तैयार हो जाए तो बस मुझे एक फोन कर दीजिएगा। लैला ने ओके कहा और उठकर अपने कमरे में आ गई। उसका दिल चाहा कि इस बारे में कबीर से बात करे, लेकिन कबीर लंच करके पहले ही अपने कमरे में जा चुका था। लैला को उसे इस तरह डिस्टर्ब करके ये बात बताना कुछ अच्छा नहीं लगा, इसीलिए उसने तय कर लिया कि थोड़ी देर आराम करने के बाद तैयार होकर मुमताज के यहाँ चली जाएगी। उधर लैला से बात करवाकर अरमान ने वापस से सहगल को फोन लगाया तो उधर से सहगल ने कहा, देखो अरमान, वो तुमसे कुछ चिड़ी हुई है, इसीलिए तुम्हारा उसके साथ वहां जाना सही नहीं होगा। इसीलिए ड्राइवर की जगह पर अपने किसी खास आदमी को उसके साथ भेजना। आगे का काम मेरे बाकी के लोग संभाल लेंगे। अभी तक सब कुछ अच्छा होता आया है तो आगे भी अच्छा ही होगा। बस एक बार वो मिठाई का बॉक्स सही जगह पर पहुंच जाए। मिठाई के बॉक्स का नाम सुनते ही अरमान ने एक हल्का सा ठहाका लगाते हुए दोहराया, हाँ सहगल सर, मिठाई का बॉक्स। और सहगल साहब भी उसी ठहाके में शामिल हो गए। क्या लैला जान पाएगी उस मिठाई के डिब्बे का राज? हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।